नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए अप्रैल महीने का कंप्लीट करंट अफेयर लेके आया हूं। अगर किसी कारणवश आपने डेली का जो करंट अफेयर है वो नहीं देख रखा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अप्रैल महीने का करंट अफेयर कवर कर पाओगे। और एक अपडेशन है, न्यूज अपडेशन है यूपीएससी की। 30 मई को यूपीएससी का जो एग्जाम होना था वो पोस्टपोन हो गया है और अब 20 मई को आगामी परीक्षा तिथि के लिए अपडेशन आएगी। और जैसा कि मोस्टली एग्जाम में लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो यूपीएससी का जो अपकमिंग एग्जाम होगा या फिर जितने भी नज़दीक भविष्य में जो पेपर होंगे उनसे इस करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पुट होने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा और अच्छे से देखिएगा और हो सके तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है प्यारे बच्चों 2 अप्रैल को, और इसको लॉन्च किया है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और अब ये जो ऐप है वो कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध है। जब लॉन्च किया गया था तब 11 भाषाओं में थी, लेकिन अब ये ऐप जो है वो कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध है। काम क्या होता है इसका, आप लोगों को इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे ये आप लोगों की जीपीएस लोकेशन और जो आपके फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ ऑप्शन है उसको ऑन कर देगा, जिससे आपका जो डाटा है वो इस ऐप के थ्रू जो भी आपकी लोकेशन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति है अगर आपके नियर क्षेत्र में 6 फीट की दूरी में आता है तो ये आपको अलर्ट करेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये कोरोना जो महामारी है उससे संबंधित जानकारी देगा, हेल्थ टिप्स भी देगा और जो भी अपडेशन रहेगी वो आप लोगों को इस ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चीन को मिली एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी। दोस्तों एशियाई युवा खेल 2021 जो है वो अब चीन में होंगे। इसकी घोषणा जो है वो की है एशियाई ओलंपिक परिषद ने। एशियाई ओलंपिक परिषद ने इसकी घोषणा की है, जिसका आयोजन जो है वुहान शहर चीन में होना है। दोस्तों वुहान शहर से आपको याद आ गया होगा कि हम और पूरा विश्व जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है उसी कोरोना का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से उत्पन्न हुआ था और इसी शहर में 2021 में ये एशियाई युवा खेल खेले जाएंगे। कब से कब तक खेले जाएंगे? ये खेले जाएंगे प्यारे बच्चों 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक। 20 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 28 नवंबर 2021 तक ये चलेंगे। एशियाई युवा खेल का ये जो एडिशन है ये तीसरे नंबर का एडिशन होगा, तीसरा संस्करण होगा। इससे पहले अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो पहली बार 2011 में ये खेला गया था सिंगापुर के अंदर। इसके बाद दूसरा संस्करण हुआ था 2013 में, वो हुआ था नानजिंग में। देखिएगा दूसरा जो संस्करण है वो हुआ था 2013 में। उसके बाद 2017 के अंदर इसको श्रीलंका में आयोजन होना था। श्रीलंका में इसका आयोजन होना था लेकिन किसी कारणवश वहां से उसको हटा दिया गया। उसके बाद तीसरा संस्करण अब खेला जाएगा 2021 में एशियाई युवा खेल, जो कि चीन में आयोजित होंगे। अब हम बात करेंगे एशियाई ओलंपिक परिषद की, जिसने घोषणा की थी एशियाई युवा खेल जो कि चीन में होने हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसको इंग्लिश में ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया बोला जाता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो हुई है 16 नवंबर 1982 में। 16 नवंबर 1982 में इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय है कुवैत सिटी, कुवैत के अंदर। और इस एशियाई ओलंपिक परिषद के जो कुल सदस्य देश हैं वो है दोस्तों 45 और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अहमद अल फहद अल अहमद अल सब्बा। अहमद अल फहद अल अहमद अल सब्बा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियंस 2020 जो है
वो होनी है दोस्तों भारत में। इसकी मेजबानी जो है वो भारत करेगा और इसका जो आयोजन है वो नवंबर और दिसंबर 2020 में ही किया जाएगा। इसी साल नवंबर और दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होनी है, जिसकी घोषणा भारतीय मुक्केबाजी संघ ने की है। भारतीय मुक्केबाजी संघ द्वारा इसकी घोषणा की गई है और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतिम बार भारत में आयोजन की अगर बात करें तो अंतिम समय जब भारत में इसका आयोजन हुआ था 1980 में। 1980 में जब आयोजन हुआ तब हुआ था मुंबई के अंदर, और मुंबई के अंदर जब इसका आयोजन हुआ तब ये केवल पुरुष कैटेगरी के अंदर खेला गया था। इसके बाद भारत में इसका अगला आयोजन 2003 में हुआ और वो हुआ दोस्तों हिसार हरियाणा के अंदर। और इस बार जो ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो केवल महिला कैटेगरी के अंदर खेली गई। लेकिन यहाँ से आपको बता दूं कि इस बार जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 में खेली जाएगी वो बोथ रहेगी। बोथ मीन्स वो मेल एंड फीमेल बोथ कैटेगरी के लिए खेली जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अमेरिका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच बने हैं भारत के अरुण कुमार। अरुण कुमार जो है वो कर्नाटक के पूर्व रणजी बल्लेबाज है, रणजी खिलाड़ी हैं, जिनको यूएसए ने अपनी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। अगर अरुण कुमार की बात करें तो इससे पहले वो कर्नाटक के भी कोच रह चुके हैं और इसके साथ साथ आईपीएल की जो किंग्स 11 पंजाब की टीम है इसके भी ये कोच रह चुके हैं। अगर यूएसए की मैं बात करूं तो यूएसए के ये कोच बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले किरण मोरे जो हैं पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज किरण मोरे यूएसए टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद। 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद जिसका आयोजन हुआ है जर्मनी के अंदर, और ये आयोजित हुआ है दोस्तों 27 व 28 अप्रैल को। 27 व 28 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी बैठक हुई है 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद, और इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किया है श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। भारत के केंद्रीय मंत्री जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सबसे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने की पहल पर 2010 में इसको शुरू किया गया था। ये जो जलवायु संवाद है इसकी शुरुआत 2010 में हुई है, किसकी पहल पर? एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है, इसको शुरू किया गया है और ये हर साल आयोजित होता है। इस तरह से ये 11वां 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2010 में पहला था और अब 2020 का ये 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद है। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है प्यारे बच्चों बर्लिन, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। बर्लिन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो चांसलर है वो है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल यहाँ की चांसलर है। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक जो है वो कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते 1 साल के लिए स्थगित हो गया है, और अब ये जो टोक्यो ओलंपिक है वो खेला जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में, यानी 1 साल के लिए स्थगित हुआ है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में अब ये खेला जाएगा, और इसमें भाग लेने की अंतिम अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। जो अंतिम अवधि है इसमें भाग लेने के लिए वो है प्यारे बच्चों 29 जून 2021, यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि बहुत से खिलाड़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा अगर ये स्थगित हुआ है। यानी कुछ एक खिलाड़ी जिन पे प्रतिबंध लगा होता है, बैन लगा होता है कुछ समय के लिए, तो वो हटेगा तो बहुत से खिलाड़ी इसमें पुनः भाग ले पाएंगे। 29 जून 2021 जो है वो अंतिम अवधि है, और ये 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक खेला जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से और गेम हैं जो कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए हैं। उनमें एक तो है विश्व गेम्स जो स्थगित हो गया है, और एक है प्यारे बच्चों सबसे बड़ा विंबलडन, लॉन टेनिस का गेम विंबलडन जो है वो भी स्थगित हो गया है।
कैंसल हो गया है कोरोना वायरस के चलते। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, बुक्स है एक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। द आर्ट ऑफ हर डील, इसकी लेखक है मैरी जॉर्डन। इस बुक को मैरी जॉर्डन ने मेलेनिया ट्रंप की जो जीवनी है वो लिखी है, आत्मकथा लिखी है मेलेनिया ट्रंप की, दुनिया की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप। द आर्ट ऑफ हर डील, जिसके लेखक ऑथर है मैरी जॉर्डन, और ये बुक जो है वो प्रकाशित होगी 16 जून 2020 को। 16 जून 2020 को ये बुक जो है वो प्रकाशित होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स 2019। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स 2019 में विजडन ने पुरुष कैटेगरी में जो विजडन लीडिंग क्रिकेटर चुना है वो चुना है दोस्तों बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी हैं, उनको इस साल के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। आपको बता दूं पिछले 3 सालों से लगातार विराट कोहली लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनते आ रहे थे, लेकिन 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको जिताने में इंग्लैंड के लिए अहम भूमिका अदा की है बेन स्टोक ने, और ऐसे सीरीज को लेवल करने के एक मैच के लिए भी अहम योगदान था बेन स्टोक का, जिसके चलते इनको साल का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। विजडन की महिला लीडिंग क्रिकेटर जो है वो बनी है एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की। एलिस पेरी गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया की, जिसे लीडिंग क्रिकेटर महिला कैटेगरी में चुना गया है। लास्ट ईयर यहाँ पर स्मृति मंदाना का नाम था, जो भारतीय महिला टीम की ओपनर बल्लेबाज है। इस साल एलिस पेरी ने यह स्थान हासिल किया है। T20 लीडिंग क्रिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर आता है आंद्रे रसल का। आंद्रे रसल को विजडन ने लीडिंग T20 क्रिकेटर चुना है, जो कि वेस्ट इंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी हैं। अगला, विजडन जो है वो 5 ऐसे खिलाड़ियों को चुनती है जिनको साल के 5 विजडन खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। इसमें नाम है जोफ्रा आर्चर, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। इसमें नाम है मार्नस लाबुशाने का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं। और ओपनर सिमोन हार्मर, जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं। और 5वां नाम है एलिस पेरी का, जो कि गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया की। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2019, ये आपसे पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में सैन्य खर्च में विश्व में 3रे स्थान पर। भारत जो है वो सैन्य खर्च में विश्व में 3रे स्थान पे है, और ऐसा बताया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो विश्व में सेना खर्च के मामले में 3रे स्थान पे आता है। अमेरिका, चीन, विश्व में अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन का दूसरा स्थान है, और इन दोनों के बाद जो है भारत विश्व में सेना खर्च के मामले में 3रे स्थान पर है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा जियो प्लेटफॉर्म्स की 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी फेसबुक। जियो की 9.99% हिस्सेदारी जो है वो फेसबुक खरीदेगा। दोस्तों, फेसबुक ने इसके लिए 22 अप्रैल को जियो में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। और इसके साथ ही फेसबुक जो है वो जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। अगर हम जियो के बारे में डिटेल में जाने तो जियो को जो है वो लॉन्च किया गया है 27 दिसंबर 2015 में। इसके जो फाउंडर और एमडी हैं वो है दोस्तों मुकेश अंबानी, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। मुकेश अंबानी का जब नाम आए तो याद रखिएगा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो है मुकेश अंबानी, और वर्तमान में एशिया के भी सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो है दोस्तों मुकेश अंबानी। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की जो स्थापना है वो हुई है 4 फरवरी 2004 को, और इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं वो है दोस्तों मार्क जकरबर्ग, और इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया, यूएसए में।
अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जो कि रिपोर्ट जारी करता है इसकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके अंदर कुल 180 देश आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसमें भारत का जो स्थान है वो है दोस्तों 142वां। आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है प्यारे बच्चों 142वां। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2019 के अंदर भारत का जो स्थान था वो था 140वां। 2 स्थान का भारत को नुकसान हुआ है, भारत अब 142वें स्थान पे है। पहले स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पे इसमें नार्वे, और नार्वे लगातार 4 सालों से इस स्थान पे बना हुआ है। सेकंड स्थान की बात करें तो नंबर आता है फिनलैंड का, और तीसरे स्थान पे है दोस्तों डेनमार्क। कुल 180 देशों में अंतिम स्थान पे है उत्तरी कोरिया, यानी 180वां नंबर जो है वो उत्तरी कोरिया का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी जो है वर्ष 2020 के लिए चुना गया है कुआलालंपुर को। कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की राजधानी है, इसको वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो थीम है इस वर्ष के लिए वो है केयरिंग थरो रीडिंग। केयरिंग थरो रीडिंग जो है इसकी थीम है। इसकी शुरुआत, विश्व पुस्तक राजधानी की जो शुरुआत है वो हुई है 23 अप्रैल 1995 में। 23 अप्रैल 1995 में। हर वर्ष 23 अप्रैल को ही ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस होता है, और विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे भी 23 अप्रैल को हर साल बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। इसको यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व में शांति स्थापित करने का काम करता है, एजुकेशन के माध्यम से, साइंटिफिक के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, यानी संस्कृति के माध्यम से विश्व भर में ये शांति स्थापित करने का ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। प्यारे बच्चों, इसकी जो स्थापना है वो हुई है 4 नवंबर 1996 में, और इसके वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है 193। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा IMF के MD के सलाहकार समूह में रघु राम राजन शामिल। देखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD के सलाहकार समूह में रघु राम रंजन जो है वो शामिल हुए हैं। RBI के पूर्व गवर्नर हैं रघु राम राजन, जिनको IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के 11 सदस्य सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। देखिए, 11 सदस्यीय समूह है डिफरेंट कंट्रियों का, जिनमें रघु राम रंजन का नाम है। ये समीक्षा करेंगे कोविड-19 के चलते जो आर्थिक मंदी से विश्व गुजर रहा है उसके ऊपर। अगर हम IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। प्यारे बच्चों, इसके जो सदस्य हैं वो हैं 89 कंट्रीज, और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और IMF की मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ। ये पर्सन काफी पूछा गया था पीछे, लास्ट ईयर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी मुख्य अर्थशास्त्री IMF की गीता गोपीनाथ। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अमेरिका का बड़ा फैसला, ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग को रोका। प्यारे बच्चों, 14 अप्रैल को ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ राशि जो है उस पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने WHO पर
आरोप लगाया है कि उन्होंने जो कोरोना जैसी जो महामारी है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाई गई है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फंडिंग है वो रोकी है। और आपको बता दूं कि WHO को जितने भी देश उससे जुड़े हैं वो उसको फंडिंग देते हैं और अमेरिका उसमें पहले नंबर पे है। अमेरिका सबसे अधिक 50 करोड़ सालाना जो राशि है वो WHO को प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इस बार इस राशि को रोका गया है। और इसी का चीर प्रतिद्वंदी जो चीन है, चीन ने WHO को 2 करोड़ डॉलर जो है वो सालाना राशि प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने ये राशि रोक दी है तो चीन ने अतिरिक्त 3 करोड़ डॉलर की राशि जो है वो WHO को देने की घोषणा की है। यानी चीन 2 करोड़ तो सालाना पे करता ही है, लेकिन अब जब ये 50 करोड़ अमेरिका ने रोके हैं उसके चलते चीन ने 3 करोड़ डॉलर अतिरिक्त सहायता WHO को प्रोवाइड करवाई है। WHO के बारे में हम जान लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है दोस्तों वाशिंगटन DC और यहाँ के जो मुद्रा है वो है US डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट है फीफा ने भारत में होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित किया। प्यारे बच्चों, फीफा ने भारत में होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप है वो स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन जो है वो भारत में होना था और भारत में ये 2 नवंबर से 21 नवंबर 2020 तक खेला जाने वाला था। और ये पहला मौका था जब भारत में ये अंडर 17 विश्व कप हो रहा था और जिसके माध्यम से भारतीय जो टीम है वो डायरेक्ट इसमें क्वालिफाई कर रही थी। तो पहला मौका था कि भारत इसमें भाग लेता, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। इसकी कोई आगामी जो तिथि है, आगामी जो जहां भी ये आयोजन होना है, अभी फीफा ने इसकी कोई भी घोषणा नहीं की है। दोस्तों, अगर हम फीफा के बारे में जाने तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसकी स्थापना जो है वो हुई है दोस्तों 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट बता दूं, दुनिया का सबसे महंगा शहर अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? ज्यूरिक। ज्यूरिक दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इस फीफा के जो सदस्य हैं वर्तमान में वो है दोस्तों 211 देश और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सऊदी अरब की कोर्ट ने किस सजा को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। हाल ही में सऊदी अरब की जो कोर्ट है और यहाँ के जो प्रिंस है क्राउन प्रिंस सलमान बिन ने हाल ही में जिन सजाओं को पूर्णतः समाप्त किया है वो है कोड़े मारने की सजा और नाबालिगों को मौत की सजा। देखिएगा, यहाँ की अदालत जो है वो किसी क्राइम के चलते जो भी मुजरिम होता है उसको जो सजा सुनाती है उसके साथ साथ कोड़े मारने की यहाँ पे सजा दी जाती है। लेकिन अब यहाँ की कोर्ट ने पूर्णतः इसको समाप्त कर दिया है और बताया गया है कि आप कोई और कठिन सजा दे सकते हैं, कारावाई जो है या फिर जो जुर्माना है वो लगा सकते हो, लेकिन ये कोड़े मारने की जो है यहाँ पे समाप्त कर दी गई है, सजा जो है वो समाप्त कर दी गई है। और नाबालिगों को जो फांसी देने की सजा है उसको भी सऊदी अरब ने समाप्त किया है। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है रियाद, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, प्रमुख लीडर जो हैं वो है प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा NHAI ने किया वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण।
देखिएगा, एक साल में 3979 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया है। और अब तक का एक साल में सबसे अधिक किलोमीटर निर्माण है ये राजमार्गों का, जिसका निर्माण जो है वो करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI इसका निर्माण करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है प्यारे बच्चों सुखबीर सिंह संधू। और इसका जो मोटो है वो है नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन। और केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो है प्यारे बच्चों नितिन गडकरी जी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा, देश की सभी अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के आदेश। भारत की जितनी भी अदालतें हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के आदेश जारी हुए हैं। और वो आदेश जारी किए हैं दोस्तों भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। कोरोना महामारी के चलते अदालतें जो है वो बंद हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सुनवाई जो है वो की जा सकेगी। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने वाला जो है पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम जाने तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई है 1 अक्टूबर 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना हुई। तब ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो नाम पड़ा है 28 जनवरी 1950 को। इसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबडे, SA बोबडे शॉर्ट नाम भी लिखा जाता है। शरद अरविंद बोबडे जो है वो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और वो 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अपना पदभार 28 नवंबर 2019 को संभाला था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है ई ग्राम पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत। प्यारे बच्चों, इसकी इन दोनों की जो शुरुआत है वो की गई है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इन दोनों की शुरुआत की गई है। और ये शुरू किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। थोड़ा डिटेल में बता देता हूं इनको। स्वामित्व योजना क्या है? इसका उद्देश्य संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े को खत्म करना है। देखिए क्या होगा इस योजना के तहत, स्वामित्व के तहत सबसे पहले गांव में जो संपत्ति को लेकर झगड़े और भ्रम है उसको इसके तहत खत्म किया जाएगा। यानी ड्रोन के माध्यम से सबसे पहले तो इसका मानचित्रण होगा और उसके बाद जो भी इसका मालिकाना हक है उसको एक प्रमाण पत्र इसके माध्यम से दिया जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है ई ग्राम पोर्टल। ई ग्राम पोर्टल जो है देखिएगा ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। और क्या होगा भविष्य में यह पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। क्या होगा सबसे पहला काम इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो ये है कि इसको जो ग्राम पंचायत है उसको डिजिटल करना। दूसरा गांव में जो कार्य चल रहे हैं आप इस पोर्टल के माध्यम से ये देख सकते हैं कि वर्तमान में जो सरपंच जो है सरपंच महोदय द्वारा क्या कार्य करवाया जा रहा है और जो जितना भी ग्रांट आया है गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रांट वैल्यू आई है वो कितनी इन्वेस्ट की जा चुकी है कितनी पेंडिंग है वो आप इस ई ग्राम पोर्टल के माध्यम से देख सकते हो। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टीवीएस ने किया नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण। भारत की टीवीएस जो कंपनी है मोटरसाइकिल की उसने नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, खरीद लिया है, अपने अंदर शामिल कर लिया है। नॉर्टन ब्रिटेन की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है। ब्रिटेन की कंपनी है नॉर्टन जिसको टीवीएस ने अधिग्रहण किया है। और टीवीएस ने इसका जो अधिग्रहण है वो किया है प्यारे बच्चों 16 मिलियन पाउंड में। 16 मिलियन पाउंड में इसका अधिग्रहण किया गया है। टीवीएस को अगर हम जाने तो टीवीएस की जो स्थापना है वो हुई है 1978 में। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं तिरुकुगुदी वेंगाराम और सुंदरम इयंगर, जिनके नाम पे ही ये कंपनी है
TVS, और इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर TVS का मुख्यालय है और भारत की ये तीसरे नंबर की मोटरसाइकिल कंपनी है। नॉर्टन की अगर हम बात करें तो नॉर्टन की जो स्थापना है वो हुई है 1998 में, यानी आज से 122 साल पहले 1998 में इसकी स्थापना हुई है, जिसके फाउंडर हैं जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन। जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन इसके फाउंडर थे और इसका जो मुख्यालय है वो है प्यारे बच्चों बर्मिंघम, ब्रिटेन के अंदर, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP का अनुमान। देखिएगा अप्रैल माह में जो विभिन्न रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो GDP का अनुमान लगाया है उसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। कोरोना जो महामारी चल रही है उसके चलते इन्होंने अपनी जो GDP अनुमान है वो दिन प्रतिदिन डिक्रीज करते गए हैं। सबसे पहले जो विश्व रेटिंग एजेंसियां हैं उनके बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ है वो रहेगी 1.8%। हम 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए ये GDP ग्रोथ देख रहे हैं। GDP ग्रोथ से क्या होता है कि GDP से पता चलता है कि भारत के जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी रहने वाली है। कोई अगर फॉरेन की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, कोई भी व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्हीं रेटिंग के हिसाब से वो भारत में इन फ्यूचर आना चाहेगा। अगली जो रेटिंग एजेंसी है वो है फिच, जिसके हिसाब से 1.8%, यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने दोनों ने 1.8% इसको रखा है। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की ही भारतीय ब्रांच है क्रिसल, जिसने इसको 1.8% रेटिंग दी है। GDP ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है वो है 1.8%। तीनों का याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच और क्रिसल, इन तीनों ने जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 1.8% का। अगला है मूडीज, ये भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिसने सबसे कम 0.2% GDP अनुमान लगाया है भारत का वर्ष 2020-21 के लिए। अगला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से भारत की जो GDP ग्रोथ है वो रहेगी 1.9%। और देखिएगा यहाँ पर इसको जोड़ लीजिएगा, इंडिया रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसी है, उसके हिसाब से भी भारत की जो GDP ग्रोथ है वो रहेगी 1.9%। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की GDP का अनुमान लगाया है वो लगाया है प्यारे बच्चों 1.5% से 2.8%। और ADB बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो भारत की GDP का जो अनुमान है वो लगाया है 4% का। ये थोड़ा सा पीछे का अनुमान है, हो सकता है ये ADB बैंक भी इन फ्यूचर डिक्रीज कर दे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के चलते भारत जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते ये अनुमान जो है वो दिन प्रतिदिन कम लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने अप्रैल माह की बात चल रही है, तो अप्रैल माह तक इन रेटिंग एजेंसियों का जो भारत के लिए GDP अनुमान है वो यही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों, और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अप्रैल माह में जो नई नियुक्तियां हुई है, जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुराग श्रीवास्तव की। अनुराग श्रीवास्तव, जिनको विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया है, और इन्होंने अपना जो पदभार है वो संभाला है 6 अप्रैल को, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता। और वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर। केंद्र सरकार में एस जयशंकर जी जो हैं वो विदेश मंत्री हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, स्पोक पर्सन बने हैं अनुराग श्रीवास्तव, और इनका कार्यभार 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अगले हैं रवीश कुमार। बता दूं, रवीश कुमार पहले विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन थे, अब रवीश कुमार को क्रोएशिया का भारत का राजदूत बनाया है। क्रोएशिया में ये भारत के राजदूत रहेंगे रवीश कुमार। अगले हैं प्रवीण राव। प्रवीण राव को नासकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है।
और इन्होंने अपना पदभार जो है वो 6 अप्रैल को संभाला है। प्रवीण कुमार नासकॉम के अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने अपना पदभार 6 अप्रैल को संभाला है। इसके बाद बात करते हैं, अगले हैं महाबलेश्वर एमएस जो कि कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, महाबलेश्वर एमएस। अगले हैं दोस्तों संजय कोठारी जिनको सीवीसी के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। सीवीसी की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो भी नुमाइंदे हैं वो उनकी पेशकश करेंगे। संजय कोठारी सीवीसी के मुख्य आयुक्त और इन्होंने अपना पदभार जो है वो 25 अप्रैल को संभाला है। लास्ट है दीपांकर दत्ता जो है वो मुंबई हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है और इन्होंने अपना जो पदभार है वो संभाला है प्यारे बच्चों 28 अप्रैल को। दीपांकर दत्ता मुंबई हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। प्यारे बच्चों अगला हमारा पॉइंट है निधन। अप्रैल माह में जिन महान हस्तियों का निधन हुआ है उसके बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहला नाम है बुलेट प्रकाश जो कि कन्नड़ फिल्मों के कॉमेडियन अभिनेता थे जिनका निधन 6 अप्रैल को हुआ है। बुलेट इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनको जो बुलेट बाइक जो है वो काफ़ी पसंद था, इसके चलते इनका नाम बुलेट पड़ गया, इसलिए ये बुलेट नाम से फेमस हुए हैं। बुलेट प्रकाश जो कन्नड़ फिल्म के कॉमेडियन अभिनेता जिनका निधन 6 अप्रैल को हुआ है। अगला नाम है जीन डिच इसलिए याद किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने टॉम एंड जेरी जो कि फेमस है कार्टून टॉम एंड जेरी के ये निर्देशक हैं और जिनका निधन 16 अप्रैल को हुआ है। अमेरिका और चेक गणराज्य के ये नागरिक हैं। जन्म इनका अमेरिका में हुआ लेकिन ये प्राग में आके रहने लग गए जहां इनका निधन हुआ है 16 अप्रैल को। अगले हैं दोस्तों अशोक देसाई जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल है भारत के और इनका जो निधन है वो हुआ है 13 अप्रैल को। अशोक देसाई पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है देवानंद कुंवर जो है वो पूर्व राज्यपाल हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये बिहार, पश्चिम बंगाल और इन 2 स्टेट के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और इनका जो निधन है वो हुआ है 25 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। अगला नाम है साई सेनिया करेज जो कि फिजी की पूर्व प्रधानमंत्री रही है और इनका जो निधन है वो हुआ है प्यारे बच्चों 21 अप्रैल को। अगला नाम है इरफान खान और ऋषि कपूर। देखिएगा ये 2 भारतीय प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इरफान खान का जो निधन है वो हुआ है 29 अप्रैल को और ऋषि कपूर का जो निधन है वो हुआ है 30 अप्रैल को। इन दोनों फिल्म अभिनेताओं का जो निधन है वो कैंसर की बीमारी के चलते हुआ है और दोनों ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अपने ज़माने के। और इरफान खान की अगर मैं बात करूं तो इनको 2012 में इनकी फिल्म थी पान सिंह तोमर जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और ठीक ऐसे ही 1974 में आई ऋषि कपूर की फिल्म थी वो भी जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था फिल्म फेयर अवार्ड में। और 2008 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। इनको 2011 में पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है इरफान खान को। ये थे अप्रैल माह में जिन महान हस्तियों के निधन हुए हैं। प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट डे। अप्रैल माह में जितने भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डे हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला है 5 अप्रैल जो कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस की जो थीम है वो है प्यारे बच्चों हिंद महासागर, अवसरों का महासागर। हिंद महासागर, अवसरों का महासागर राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल जो है वो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य
दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है प्यारे बच्चों विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल विश्व हेरिटेज दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस। विश्व धरोहर दिवस जो है इसके रूप में मनाया जाता है। अगला है 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस के रूप में हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। याद रखिएगा क्लाइमेट एक्शन इस साल की थीम है। अगला है 24 अप्रैल जो कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। यहाँ आते हैं 25 अप्रैल जो कि विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। याद दिला दूं विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, और भारत में मलेरिया का जो ख़त्म करने का टारगेट है, पूर्ण रूप से मलेरिया को ख़त्म करने का टारगेट है भारत में, वो रखा गया है 2027, और 2030 जो है वो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। प्यारे बच्चों ये था अप्रैल का फुल करंट अफेयर। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छा लगा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।